हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। और आज गुप्त साम्राज्य का ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट और करा दिए हैं इसके। जो बच्चा बिल्कुल नया आया हो, आज जो पहली बार इस क्लास को देख रहा होगा, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। उसको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस वो वीडियो को लास्ट तक देखे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि मैं कनेक्टिविटी बनवाने के लिए जो मैंने पहले लेक्चर बता दिए उसका भी मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम वही देख लेते हैं। हम गुप्त साम्राज्य में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था श्रीगुप्त के बारे में। श्रीगुप्त के बारे में पढ़ने के बाद हमने देखा था कि श्रीगुप्त ने लगभग 40 वर्ष तक शासन किया था। श्रीगुप्त को ही गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। हालांकि वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि श्रीगुप्त के पुत्र आए घटोत्कच, उसके बाद आए चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने लगभग 319 से 350 ईस्वी तक शासन किया था। और चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राज्य की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर लिया था अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। और साथ में चंद्रगुप्त प्रथम को उज्जैन राज्य दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। जो श्रीगुप्त है, घटोत्कच है, उन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। लेकिन जो चंद्रगुप्त प्रथम है, उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। फिर इसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त ने कुछ उपाधियां धारण की थी, जिनको हमने क्या किया था, एक ट्रिक के साथ याद किया था, जिस ट्रिक को हमने कहा था समुद्र इज इक्वल टू ABC प्लस पी के। फिर हमने देखा था कि राजकवि हरिसेन की प्रशस्ति में क्या मिलते हैं, समुद्रगुप्त के शासन, जो समुद्रगुप्त ने शासन किया था, जो उपाधियां धारण की थी, जो उन्होंने युद्ध किए थे, उनके बारे में किसमें पता चलता है, राजकवि हरिसेन प्रशस्ति में इसमें पता चलता है। जो समुद्रगुप्त है, उन्होंने दो नागवंशों को हराया था, पराजित किया था। और समुद्रगुप्त की कुल 6 मुद्राएं थी, जिनको हमने ट्रिक के साथ याद किया था। लेकिन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त के बाद कौन आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाता है। देखिए इसको हम किस तरीके से याद करेंगे, तो इसके बारे में जान लेते हैं समुद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जान लेते हैं। इसमें हमें पढ़ना है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। हम यहाँ पे देखेंगे कि विशाखदत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपना उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय को बनाया। क्योंकि दोस्तों ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इनसे पहले शासन किसने किया था, तो वो किया था समुद्रगुप्त ने। तो समुद्रगुप्त ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया, चंद्रगुप्त द्वितीय को बनाया। इसके बाद कुछ विद्वानों के अनुसार समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त राजा बना। लेकिन रामगुप्त राजा जो था, वह शकों से पराजित हो गया और अपनी पत्नी, जिसका नाम है ध्रुव देवी, शक शासकों को देने को तैयार हो गया। लेकिन होता क्या है कि जो रामगुप्त है, इनका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय था, उसने शकों को पराजित कर रामगुप्त की पत्नी से विवाह कर लिया। और आज चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो हुआ क्या कि जो रामगुप्त का छोटा भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसने क्या किया, शकों को पराजित किया और रामगुप्त की पत्नी से विवाह कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंध और युद्ध विजय से अपने साम्राज्य का क्या किया, विस्तार किया। ये पॉइंट आपको याद रखना है, वैवाहिक संबंधों से और युद्ध विजयों से क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया।
अब इन्होंने विवाह किया, इनका दूसरा विवाह हुआ किससे? कुबेर नाग, नाग वंश की राजकुमारी के साथ, जिसका नाम था कुबेर नाग। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह, जिनका नाम क्या था? प्रभावती। तो प्रभावती का विवाह जो था वो वाकटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय से कराया। अब ये वाला जो एरिया होता है ये आता था वाकटक वंश में। कौन से वंश में आता था? वाकटक वंश में। इसके बाद वाकटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय की मदद से चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया। किसकी सहायता से? रुद्रसेन द्वितीय की सहायता से चंद्रगुप्त ने किसे? शकों को पराजित किया। इसके बाद इसने उपाधि धारण की। जैसे ही इन्होंने शकों को पराजित किया तो इन्होंने उपाधि धारण की किसकी? सकारी की। किसकी? सकारी की। सकारी का मतलब क्या होता है? सकारी का मतलब होता है शकों को पराजित करने वाला। दूसरी उपाधि इन्होंने धारण की विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य का मतलब क्या होता है? सूर्य के समान प्रतापी। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, शकों को पराजित करने के बाद गुप्त साम्राज्य का विस्तार पश्चिमी भारत तक हो गया। परिणाम स्वरूप इन्होंने पश्चिम देशों से व्यापार करना शुरू कर दिया, जिससे गुप्त साम्राज्य समृद्ध हुआ और बड़ी मात्रा में धन प्राप्त हुआ। इसी वजह से गुप्त साम्राज्य ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। क्या किए? सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, खासकर गुजरात और पश्चिम भारत पर शासन करने के लिए। अब पहली दूसरी राजधानी कौन सी है? उज्जैन। तो पहली राजधानी क्या थी इनकी? पाटलिपुत्र। तो पहली राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। देखिए, पाटलिपुत्र जो होता है वो आज के टाइम में कहाँ पे आता है? बिहार में माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फिर। नेक्स्ट आ जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासन काल में चीनी यात्री, जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इन्हीं के शासन काल में चीनी यात्री जो था फायान, 399 से 314 तक वो भारत में रहा। और वो क्या आया था? भारत में आया था, मतलब कि भारत आगमन किया था, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ये क्या है? चीनी यात्री फायान है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। कितने वर्षों तक वो भारत में रहा था? वो लगभग 14 वर्ष तक भारत में रहा था। इसका भारत आने का उद्देश्य क्या था? तो भारत आने का उद्देश्य था चीनी यात्री का बुद्ध की भूमि को देखना और भारत से पांडुलिपियां एकत्र करना। ये जो पांडुलिपि होती है इसका मतलब होता है हाथ से लिखी गई लिपियां। नेक्स्ट देखिए, फायान ने अपनी यात्रा का विवरण फो क्यों की नामक ग्रंथ में किया है। अगर कोई पूछे कि फो क्यों की ग्रंथ जो है वो किसने लिखा है, तो वो लिखा है किसने? चीनी यात्री फायान ने। नेक्स्ट देखिए, इसमें हमें और क्या याद रखना है? हमें याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कि नंबर पहला पॉइंट, मध्य देश ब्राह्मणों का देश था। जो भारत देश है, देखिए भारत देश कुछ इस तरीके से है, जैसे कि आप जानते हो। तो यहाँ पे जो ये भारत देश है, इसमें जो ये मध्य वाला हिस्सा है हमारे भारत का, जो मध्य वाला हिस्सा है ये किसका हिस्सा था? ये ब्राह्मणों का देश था। किनका देश था दोस्तों? ब्राह्मणों का। और लोगों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, केवल उन्हें आर्थिक दंड का ही प्रचलन था। तो मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है। तीसरे पॉइंट में कहा गया है, मध्य देश के लोग क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। फायान ने चंडाल जाति का उल्लेख किया, जिसे अपवित्र माना जाता था। तो फायान, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि फायान ने चंडाल जाति का वर्णन किया है या उल्लेख किया है, और इस जाति को अपवित्र माना जाता था। नेक्स्ट फिर पांचवा पॉइंट, मध्य देश के लोग मांस, मदिरा, प्याज तथा लहसुन आदि का प्रयोग नहीं करते थे। नेक्स्ट देखते हैं फिर। नेक्स्ट आ जाता है कुमारगुप्त। जो कुमारगुप्त है, देखिए
कुमारगुप्त के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। कुमारगुप्त के बारे में हमें पढ़ना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक कुमारगुप्त प्रथम बना। कुमारगुप्त ने नालंदा बिहार की स्थापना की, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अब देखें, नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किसको कहा जाता है? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। कुमारगुप्त ने सुव्यवस्थित शासन का वर्णन मंदसौर अभिलेख से मिलता है। तो जो कुमारगुप्त के सुव्यवस्थित शासन का जो वर्णन है वो मंदसौर के अभिलेख से मिलता है। और कुमारगुप्त की जो रचना है वो है वात्स्य भट्टी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फिर। दोस्तों जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा बनते हैं और आप इन चीजों को क्या कर लेते हो, इग्नोर कर देते हो और इनको पढ़ते नहीं हो। तो सबसे पहले देखिए, फिर आप कहते हो कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि कहाँ से आया था, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ना। हम पढ़ेंगे स्कंदगुप्त के बारे में। देखिए स्कंदगुप्त के बारे में हमें पढ़ना है कि कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। सबसे पहले कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद हमने किसके बारे में पढ़ा है दोस्तों? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद हमने किसके बारे में पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था कुमारगुप्त के बारे में। फिर कुमारगुप्त के बारे में हम किसके पास आ जाते हैं? स्कंदगुप्त के बारे में। इस तरीके से आप रिलेटिव करके पढ़ोगे, कनेक्टिविटी बना के पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त। और भीतरी अभिलेख स्तंभ लेख के अनुसार प्रथम हून आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुआ था। तो क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि हून का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था पहली बार? तो वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो हुआ था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। तो हून का आक्रमण प्रथम बार भारत में कब हुआ था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। अब हून थे कौन, यही पॉइंट हमें देखना है। ये जो हून है ये थे कौन? देखिए हून जो थे वे मध्य एशिया के चरवाहे थे। वे अपने क्रूर हमलों और लूटपाट के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट देखिए, हून आक्रमणों को स्कंदगुप्त ने असफल कर दिया, लेकिन गुप्त साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। दोस्तों जब कोई युद्ध में भाग लेता है तो जो होता है उसके जो कुछ जो शस्त्र होते हैं वे खत्म हो जाते हैं, जो वो तैयारी करके रखता है वो खत्म हो जाती है। जिसके कारण क्या हो जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या हो जाती है, युद्ध के बाद कमजोर हो जाती है। फिर हून को पराजित करने के बाद स्कंदगुप्त ने पराक्रमांक की उपाधि धारण कर ली। ठीक है दोस्तों, किसकी उपाधि धारण कर ली? पराक्रमांक की उपाधि धारण कर ली। इसके बाद आते हैं नरसिंह गुप्त। ये जो नरसिंह गुप्त है इसे बालादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने हून शासक मिहिर कुल को पराजित किया। तो मिहिर कुल को किसने पराजित किया? नरसिंह गुप्त ने। फिर हम बात कर लेते हैं भानुगुप्त की। देखिए भानुगुप्त के बारे में हमें पढ़ना है कि गुप्त शासक भानुगुप्त का मध्य प्रदेश में एरन अभिलेख है। इस अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का प्रयोग मिलता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि सती प्रथा का प्रथम बार उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो वो मिलता है एरन अभिलेख से। और एरन अभिलेख किसके संबंध से है? भानुगुप्त के संबंध में है। लास्ट किंग के बारे में पढ़ेंगे, जो अंतिम शासक है गुप्त साम्राज्य का, उसका नाम है, इस वंश का अंतिम शासक क्या था? विष्णुगुप्त। इसके बाद गुप्त साम्राज्य जो था वो क्या हो गया था? छिन्न भिन्न हो गया था। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर कर देना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।